हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो होपफुली कल बैप्स का लेक्चर आप लोगों का अच्छा रहा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्वेश्चंस करके देखे हैं किसी स्टूडेंट ने? यस, हो गए क्या आराम से क्वेश्चंस? चलो, नहीं हुए तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं ना मैम हम। हाँ, दैट तो आई नो। चलिए, आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज, राइट। इस चैप्टर से सब बच्चे भागते हैं, बुरे तरीके से भागते हैं। रीज़न भी मैं बताती हूँ क्या होता है कि इसके अंदर ना जो लिखा हुआ है, दैट वर्ड्स, ठीक है, दोज थिंग्स, ये थोड़ी सी सर के ऊपर से जाती हैं स्टूडेंट्स के, तो वो कोशिश करते हैं इसे अवॉइड करें। और फिर एक स्टूडेंट के पास एक दूसरा हथियार है ना, फटाफट से देखो पास्ट ईयर्स में इसमें से कोई क्वेश्चन आया है क्या? नहीं तो फिर हम स्मूथली इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस वन थिंग कि ये जो चैप्टर है इसकी अपने आप में अगर हम बोलें कि इसी से सेलेक्टिव कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये चैप्टर जो है ये, और इसके इनफैक्ट एमटीसी जो भी हम इसके बाद में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपका जितना इंटरनेशनल टैक्सेशन है ना उसमें आपके बेस को मजबूत करता है। उसमें जितने वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन रहती है, वो अगर आप रटते हो तो अलग बात है कि आपने रटना ही है। लेकिन अगर आप इसे समझना चाहते हो तो विदाउट दीज चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से नहीं समझ सकते। तो ये पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट भी जानता है ना। आप समझो कि ये बहुत ही ज़्यादा है कि इसमें क्या करना है। बेसिकली जितनी भी टैक्स ट्रीटीज़ बनती है, ठीक है, किसी भी देश के बीच में, तो आज की डेट में क्या बहुत ज़्यादा आपस में बिजनेसेस होते हैं, यस। तो टैक्सेस सबके आपस में मिक्स मर्ज हो रखे हैं, ऑफ कोर्स। सो ऐसी सिचुएशन में कई देशों के बीच में, ताकि आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हम अपने अपने बिजनेसेस को स्मूथली ग्रो कर सकें, है ना। तो टैक्स ट्रीटीज़ की हुई हैं, उनको बेसिकली कैसे अप्लाई करना है उस कंट्री ने। जैसे मान लो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रीटी है, आप लोगों को पता है मोस्टली, है ना। सो अगर उस ट्रीटी को आपको पकड़ा दिया जाए और आपके पास कोई क्लाइंट हो, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, और आपसे कहा जाए कि भाई देखो, अब इसकी ना टैक्सेशन प्लानिंग कर दो नेक्स्ट ईयर की और कंसीडर कर लेना इस डीटीए को, इसका फ़ायदा उठाना। तो अगर आपको टैक्स ट्रीटी को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, जो भी लैंग्वेज पढ़ोगे वो इनकम टैक्स जैसी तो नहीं दिखेगी ना, डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रीटी। और ये दो नेशंस के बीच ही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना हुआ होगा। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसे अप्लाई कर पाओगे इफेक्टिवली? नहीं। और आज की डेट में एक सीए अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को नहीं हैंडल कर सकता है तो क्या उसके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि आप छोटे से छोटा भी कोई फॉर्म भी पकड़ लोगे ना, तो उनके क्लाइंट्स का भी आपको दुबई या ये मतलब आसपास का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल ही जाएगा। तो आप इससे नहीं बच सकते। क्लियर है? और इसके अलावा जब हम न्यूज़ देखते हैं, हम कुछ भी देखते हैं, तो आज की डेट में ना ये बहुत डोमिनेट करती हैं ये सारी इन्फॉर्मेशंस। तो अगर इकोनॉमिक एंगल से आप आते हो, आपका थोड़ा-सा भी बैकग्राउंड फाइनेंस एंगल को टच करता है, तो आपके लिए ये मैंडेट है टू नो इवन इफ यू आर अप्लाइंग इट और नॉट अप्लाइंग इट। ठीक है? सो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के लिए काफ़ी है, आई गेस, है ना? तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या कवर करना है। चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें से एग्जामिनेशन में अगर कभी भी कुछ पूछा जा सकता है, जो कि मैं खुद पर्सनली एक्सपेक्ट कर रही हूँ पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, कि इंस्टीट्यूट को ना एमएफएन को लेके क्वेश्चन ड्राफ्ट करना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और करीब करीब 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छा खासा ड्राफ्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको वो शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर आप लोगों ने सुना है, न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो, तो हम बार बार सुनते हैं ना कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में है, इसलिए हमें इसे कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, ये ऐसे वैसे। ये होता क्या है, ये क्लॉज ही क्या है, और इससे इस क्लॉज में अगर आप आ रहे हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट आ जाता है। ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से काम होता है ये इस चैप्टर के बाद हल्का फुल्का समझ आ जाएगा। और जैसे मैं आप लोगों को इसे बताऊंगी, मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो इस चैप्टर का हमारा जो यहाँ पे एजेंडा है वो ये 3 पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं। तो चैप्टर छोटा सा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। मैं एक बार पढ़ाऊंगी, एक बार अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो सिर्फ आप लास्ट में रिवाइज कर जाना, इतना सफिशेंट है। एक ही क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, वो मैंने इसके पीछे दिया ही हुआ है, उस क्वेश्चन को जाते वक्त देख जाना। कोई चांस नहीं अगर क्वेश्चन आ जाए और आप उसे फेल कर जाए, हर हालत में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम 3 मुद्दों को एड्रेस करेंगे। सबसे पहला, डबल टैक्सेशन। ठीक है, ये क्यों होती है डबल टैक्सेशन, रीजन ही क्या है, हुआ क्यों। अगर मैं अपने देश में ही काम करती, यहीं रहती, तो क्या कोई डिस्प्यूट था? नहीं, मुझे तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट रटा हुआ है ना, मुझे पता है मैं जो भी इनकम जनरेट करूंगी, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो सेक्शन 10 मुझे पता है, अगर वो किसी हेड में टैक्स होगा तो मैंने सारे हेड पढ़ लिए हैं, मैंने कोई कंट्रीब्यूशन या कुछ किया तो मुझे पता है। तो मुझे यहाँ तो टोटल इनकम निकालने में कोई पंगा ही नहीं है ना, डबल टैक्स हो ही नहीं सकती मेरी इनकम। क्योंकि हर एक प्रोविजन जो है वो कंसीडर करके चल रहा है कि दूसरी जगह ये डबल टैक्स ना हो, तो ये मेरा हेडेक है नहीं। सो फिर ये कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कहाँ देता है, डबल टैक्सेशन का। सो ये देता है इनकम वो जहाँ पे दो नेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, दो नेशन इंक्लूड होते ही क्या होता है, हमारे पास इनकम टैक्स को पूरे के पूरे को अप्लाई करने के लिए ना 2 बेसिस हैं, है ना। मैंने शुरुआत से हमेशा बताया, क्या क्या है बताओ जरा। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन या फिर रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, ठीक है। सो मान लो इंडिया रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन करता है, मान लो क्या आप करता ही है ना। मान लो यूएस भी रेजिडेंट बेस्ड करता,
तो फिर कोई प्रॉब्लम होती क्या? नहीं, क्योंकि एक आदमी, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि एक बंदा क्या मल्टी नेशंस में रेजिडेंट हो सकता है? यस। तो वो दोनों के दोनों नेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स, मान लो यही बात यूएसए भी कहता है कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हो ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स, मतलब अब जो इंडिया में कमा रहा है यूएस में कमा रहा है, ये दोनों जगह टैक्स कर रहे हैं उसे तो बेचारे के दोनों गाल पे पड़ रहा है क्या? यस। तो ये तो बहुत दिक्कत में है ना। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है क्या, दोनों ने बिल्कुल अलग ही सिस्टम ऑप्ट कर रखा है, वो चल रहा है रेजिडेंट पे और ये चल रहा है सोर्स पे। ठीक है। सो मान लो यूएस में कोई कंपनी है, मान लो एप्पल की कंपनी है ना, और यहाँ पे मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स है ना, एप्पल की कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राइट। तो एप्पल की कंपनी से क्या देती है, यहाँ पे डिविडेंड देती है, राइट। अब सोचो कि यूएस के अकाउंट में लिखा हो, यूएस के इनकम टैक्स में लिखा हो कि जहां से भी आप उस इनकम को सोर्स कर रहे हो आपको टैक्स वहां देना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स के लिए डिविडेंड का इनकम का सोर्स क्या है, क्या सोर्स है? यूएसए, यहाँ टैक्स दो। अब इंडिया कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ तो अगर आप भारत के रेजिडेंट हो, ठीक है, सो फिर डिविडेंड जिसके हाथ में आएगा मैं तो उसको टैक्स करने वाला हूँ। यस। तो फिर अकेला बेचारा फिर फंस गया क्या? यस, फिर फंस गया। ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती होंगी क्या कि यहाँ पे यूएस में एप्पल कंपनी के ऊपर ऐसा लॉ बनता हो कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, डीडीटी, जो पहले भारत में होता था अब तो नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है। यस। तो ये ना मान लो कि 1 लाख का डिविडेंड था, अभी 1 लाख के डिविडेंड में मिस्टर एक्स अभी तो यूएस में भी दे रहा था टैक्स और इंडिया में भी दे रहा था। अब मान लो कि सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, ये सिचुएशन क्या हुई, एक बंदे की इनकम डबल टैक्स हो रही है ना। और यहाँ पे सिचुएशन अब जो मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ एक ही इनकम दो अलग अलग लोगों से वसूली जा रही है। तो यहाँ पे डीडीटी के नाम पे 1 लाख पे टैक्स लिया जा रहा है यूएस में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है इस इंडिविजुअल से भी 1 लाख पे टैक्स लिया जा रहा है, तो गलत है क्या? गलत है क्या? यस। ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस अपनी अपनी जगह पे गलत है, क्योंकि इनकम पे आपको कायदे से एक ही बार टैक्स लेना चाहिए। एक बंदे से ले लो भाई, डिसाइड कर लो ना आपस में। सो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे देशों के साथ हमारा ऐसे वाला ही रिलेशन है, क्योंकि इंडिया के लोग जॉब करते हैं अलग अलग जगह पे जा करके, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं अलग अलग जगह पे जाके, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, और ये सभी कंट्रीज आपस में कर रही हैं। सो बेसिकली कौन अपना हक छोड़ेगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हक नहीं छोड़ेंगे तो डबल टैक्स तो क्लियर है, अब किसी ना किसी को हक छोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली डबल टैक्सेशन क्यों होता है, दिस इज द रीजन जो हमने पहले भी देखा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप किस बेसिस पे टैक्सेशन लगा रहे हो, इट इज अ रेजिडेंस बेस और अ सोर्स बेस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन बनाया गया कि डीटीए बनाते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये हमने पूरा पढ़ा, ये क्या है ना, ये क्यों है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या था कि ऐसा करो, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, सो इस इंडिविजुअल के केस में डीटीए बना के रिलीफ दे दो, है ना। एक इस डीटीए बेसिकली क्या कर रहा होता है, डीटीए ये नहीं बताता किस रेट से टैक्स करना है, रेट्स नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। डीटीए सिर्फ क्या कर रहा होता है, ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि टैक्स का राइट किस कंट्री के पास है, सिर्फ ये डिसाइड कराता है। और कहीं ना कहीं कुछ डीटीएस में क्या होता है, एक मैक्स बार दे देता है। वो कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर जैसे रॉयल्टी के केस में हम ज्यादातर देखते हैं, है ना, तो रॉयल्टी इनकम है तो आप इस पे 10% से ऊपर का टैक्स नहीं ले सकते। क्लियर है। तो कई जगह पे ये बार भी प्रोवाइड कर देता है ताकि आप लोग दूसरी कंट्री, जैसे कि अभी मान लो यूएस कहता है कि मैं, मेरे यहाँ तो स्टैंडर्ड है भाई रॉयल्टी पे 10% ही टैक्स है, अब तुम्हारा तो नेक्स्ट ही लेवल चल रहा है, बट हमारा बंदा होगा तो तुम 10% से ऊपर चार्ज नहीं करोगे, डीटीए में फाइनल करेंगे। और देखो डीटीए में फाइनल होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन बैठे और हो गया, इनके ऊपर क्या काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट्स होती हैं, दोनों हेड्स बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे नोट्स और बहुत सारा वर्किंग, बहुत कुछ होता होगा, तब जाके किसी मुद्दे पे आके सेटल डाउन करते हैं। यस। ऐसे भी करते होंगे क्या? डोंट नो। ठीक है, लेकिन हाँ डिस्कशन लेवल पे तो होता होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना इन्होंने इतने सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए होंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मान लो कि किसी के साथ आपका डीटीए हो ही नहीं पा रहा, मतलब आप लोग किसी एक अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ पा रहे, क्या ऐसी कंट्रीज भी हो सकती हैं? यस, ऐसी कंट्रीज भी हो सकती हैं, इंडिया पाकिस्तान। क्या कभी इमेजिन कर सकते हो कि हम बैठे हैं एक जगह और हमारे बीच में कोई डीटीए? अच्छा, डू यू नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज तक कोई डीटीए है कि नहीं है? डू वी हैव एनी डीटीए विद पाकिस्तान? You'll get your answer soon. Keep thinking that way. ठीक है। सो यहाँ पे रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ थर्ड पिलर जो हमें इसे करना है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज। सो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे ट्रीटीज का? अरे मैम अभी तक तो हम इनकम टैक्स को इंटरप्रिटेट कर रहे थे, वही नहीं पूरा हो पा रहा था। अब सोचो हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, उस डेफिनेशन के 10 मतलब निकालते हैं, उसके बाद भी इतने सर्कुलर, इतने नोटिफिकेशन सब रहते हैं कि उसकी कहीं क्लैरिटी दें, उसके बाद भी लिटिगेशन में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजंस आते हैं, हम वो भी फॉलो करते हैं। तो इनकम टैक्स जो हमें लगता है कि हम समझते हैं, उसमें ही आज तक भी कितने मैटर्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए, है ना। सो ये तो ट्रीटीज हैं दो देशों के बीच में,
सो इनका क्या हाल होता होगा। यस, तो काफ़ी बच्चे तो अभी सोच रहे होंगे कौन काम करेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये तो बकवास चीज़ है। देखो आप छोटी से छोटी फॉर्म में भी चले जाओगे ना, तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन से नहीं बच सकते। आज की डेट में तो आप देखो यूट्यूबर्स तक की इनकम को अगर आपको कंप्यूट करना पड़ जाए ना, पता नहीं बेचारे की कहाँ-कहाँ से इनकम आ रही होती है, कहाँ-कहाँ के प्रोडक्ट्स को वो अपने यूट्यूब पे प्रमोट कर रहा होता है। तो आप इससे आज की डेट में बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज़ क्या होगा, यहाँ पे हम फॉलो करते हैं दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। अब ये क्या है, ये है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। बेसिकली क्या है, ये एक मल्टीलेटरल ओपन ट्रीटी है। ओपन ट्रीटी मतलब इसे ऐसे समझो जैसे एक टेम्पलेट होता है ना। अभी मान लो मैं आपको बोलूँ एक पीपीटी बनाओ, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, एमएस, ठीक है। आजकल तो सब फटाफट से चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। इनकम टैक्स में चैट जीपीटी को कभी रिलाय मत करना, ठीक है, हमेशा गड़बड़ देता है वो बंदा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है वीसीएलटी बेसिकली, ठीक है। सो उसने एक बेस दे दिया कि देखो ट्रीटीज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, स्टैंडर्ड हो गया। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे इनकम टैक्स में सेक्शंस है ना, तो उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं ट्रीटीज के अंदर। सो so, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। सो ये एक बेस की तरह है, इसे करीब करीब 116 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, मतलब दे फॉलो दिस बेसिक कन्वेंशन, ठीक है। लेकिन इंडिया ने नहीं कर रखा है, बता दूं मैं आप लोगों को, कहीं सोचा अच्छा हम भी होंगे, हमने नहीं कर रखा है, हम डिफरेंट चलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, जो भी कोई ट्रीटी बनाना चाहता है, अब वो एक जीरो से शुरू हो या इस टेम्पलेट को फॉलो अप कर ले, तो इसको एज इट इज अडॉप्ट करे, या फिर इसमें से जो जो उसको सूट करते हैं उन आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर ले, और उसमें रिलेटिव चेंजेस कर ले कि हमारे देश के हिसाब से या हमारे कानून के हिसाब से इसमें ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो जब आप वीसीएलटी को देखते हो ना, तो जहाँ पे भी कहीं कुछ एम्बिग्विटी आएगी, कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रही, सो फिर हम इसे रिलाई करते हैं। दिस इज सच अ डॉक्यूमेंट, इवन इफ वी इंडियंस हैवंट साइंड इट, राइट, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी अगर कोई भी टेक्स्ट ट्रीटी हम किसी भी देश के साथ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किसी भी वर्ड को लेके हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमको उसे कहाँ देखना होगा, इन वीसीएलटी, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मेट है। ये उसको क्या कहता है, हमें वो इसका मतलब लेना होगा। तो बेसिकली इन तीन ही चीज़ों को हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो ये इसका ओवरव्यू था आप लोगों का। अब आ जाते हैं सोर्सेज। हमारे पास क्या सोर्सेज हैं इंटरनेशनल टैक्स लॉ के, तो आप लोगों को पता हो इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ते हैं, तो मैंने कहा था हम एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लॉ पढ़ेंगे। मतलब हम इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ेंगे, साथ में फाइनेंस एक्ट भी पढ़ेंगे, हम साथ में सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट डिसीजंस भी पढ़ेंगे, मतलब केस लॉ पढ़ेंगे, साथ में हम नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब चीज़ों की जब हम टुगेदर स्टडीज़ करते हैं ना, तो ये जाकर के इनकम टैक्स लॉ कंप्लीट होता है। अदरवाइज आपका जो भी उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो अधूरी है ना। ऐसे ही इंटरनेशनल टैक्स लॉ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो मैम ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, तो सबसे पहले इसके अंदर है ना, देखो टैक्स प्रैक्टिशनर को ना 3 सोर्स कोड पे काम करना होता है। सबसे पहले डीटीए, तो डीटीए तो ये पढ़ेगा ही कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में ट्रीटी है क्या। सो ट्रीटी कह लो, एमओयू कह लो, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कह लो, है ना, कुछ भी है तो वो एक बार के लिए पढ़ेगा। तो उसमें वो देखेगा उसके प्रोटोकॉल्स को, ठीक है, उसके एमओयूज को, उसके एक्सचेंज ऑफ नोट्स को, और उस पूरे के पूरे पैकेज को टुगेदर करके वो उस डीटीओ को रीड करेगा। वो यूँ कहे कि मैंने तो बस पढ़ लिया कि इसमें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था, लेकिन आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे भाई, आपको यही नहीं पता किस इंटेंशन से ये दो कंट्रीज एक साथ आए हैं। सो यू शुड नो द इंटेंशन, है ना, उसके बाद ही तो आप उसे बेस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो डीटीए के केस में जब भी ऐसा कुछ होगा, तो उसको साथ में उसके प्रोटोकॉल्स, एमओयूज और एक्सचेंज ऑफ नोट्स, क्या हुए इनके बीच में, किसी चीज़ से किसी ने ऑब्जेक्शन दी क्या, फिर किस बात पे वो लोग सहमत हो गए, वो पढ़ने के बाद ही आप समझ पाओगे कि इसका मेन मुद्दा क्या है, और अकॉर्डिंगली ही उसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंडिया मॉरिशस, इन दोनों के बीच में डीटीए हुआ, ठीक है। सो इसका जो प्रोटोकॉल है जिसमें एमएफएन लिखा गया, इन दोनों डीटीए के जो प्रोटोकॉल था ना, इस प्रोटोकॉल के अंदर लिखा गया मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में, ये क्लॉज डाला गया, ठीक है। सो क्या ये क्लॉज यहाँ इफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ होगा, ठीक है। जबकि ये हमको कहाँ दिख रहा है, प्रोटोकॉल्स में। तो जब भी मैं डीटीए को फॉलो अप करूंगी, तो क्या वहाँ पे एमएफएन को कंसीडर करना, अच्छा ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, अच्छा मुझे ये से ये बेनिफिट देना था, तो मैं कंसीडर करूंगी ना, इवन दो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स। क्लियर है। इसके बाद दूसरा है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज एंड जनरल प्रैक्टिसेस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लो कि ये सब चीज़ें तो अभी रिसेंट बनी है ना, जो डॉक्यूमेंट हुई है, लेकिन इससे पहले भी जो लोग भी ग्लोबली काम करते थे, क्योंकि ग्लोबल बिजनेसेस तो बहुत पुराने ना, हम पहले के ज़माने से देखते थे कि बड़े बड़े बोट्स में या उसमें क्या बोलते थे उनको हम लोग, वो आते थे
शिप्स में, बड़ी-बड़ी शिप्स में, और माल इधर से उधर रखते थे। वो क्या बोलते थे उसको, कोई वर्ड तो होता था स्पेसिफिक, ठीक है? सो वो उस टाइम से काम कर रहे हैं, बट उस टाइम पे ये सारे के सारे प्रिंसिपल, ट्रीटीज़ ये तो लेट डाउन नहीं होंगे, है ना? सो वो ये कहता है कि जो भी कुछ ऐसे लॉज़ या जनरल प्रिंसिपल बन गए हैं, जो कस्टम्ड हैं, मतलब कि जो बेसिकली हम लोगों ने, क्योंकि हम उसे फॉलो करते आ रहे थे, उसकी वजह से हैं, है ना? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ऐसे वाला टाइप्स, कि आपने जब अभी डॉक्यूमेंट कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हम लोग आपस में इसी तरीके से काम करते आए हैं, ठीक है? तो उसको इवन जो आईसीजे होता है या फिर जो आपका यूएन होता है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, वो भी इसको प्राइमरी रखता है, ठीक है? सो अगर मान लो कोई दो नेशंस हैं, उन दो नेशंस के बीच में 2000 साल से अगर से इट भी आपस में कोई माल का लेना देना है, वो कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, तो वो एज इट इज़ अडॉप्ट होगा, आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ऑन द फॉर्म ऑफ सेइंग कि भाई आज का कन्वेंशन तो कुछ और कह रहा है। क्लियर है? यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड थर्ड थिंग इज VCLT, दैट इज 1969, ये मैंने आपको बता दिया है। ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो साइन है और रेटिफाइड है 116 कंट्रीज से, ठीक है, जिसके हम पार्ट नहीं हैं। तो बेसिकली ये कस्टमरी रूल्स देती है ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन को लेकर। तो जब भी किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन, किसी वर्ड या कुछ नहीं है, तो वी कैन लुक इनटू से इट सिंपली डिक्शनरी, ये हमारी डिक्शनरी, ठीक है, जो हमको फॉलो करनी होगी। चलिए, अब है डबल टैक्सेशन एंड कनेक्टिंग फैक्टर्स। तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना? इससे रिलेटेड देखो, इसकी तो मुझे लगता नहीं, इसकी तो एग्जाम्पल की जरूरत है। एग्जाम्पल मैंने सोर्स और रेजिडेंस का इतना बड़ा आपको ये वाला दिया ही दिया, याद रहेगा, है ना? ठीक है, इस केस में अगर देखो जुडिशियल डबल टैक्सेशन, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके से रिलीफ दे रहे होते हैं हम, है ना? कैसे दे रहे होते हैं, या तो बायलैटरल डीटीए बना के, नहीं तो यूनिलैटरल, राइट? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया है सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को एड्रेस करने के लिए। दो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पीछे कर चुके हैं, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे आप ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना, आपको वो वाले सारे के सारे फैक्टर्स वापस रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन जो है, उससे रिलेटेड भी यहाँ एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया, आप इसे कर लेना। इसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, है ना? ठीक है, अब आ जाते हैं टैक्स ट्रीटीज। सो बेसिकली ट्रीटीज क्या, ट्रीटीज क्या होती है? अभी ट्रीटी ट्रीटी बहुत देर से हम कर रहे हैं, है ना? लेकिन ट्रीटी एग्जैक्टली होती क्या है? सो अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो, तो सबसे अच्छे तरीके से आपको जो याद रहेगा, बताओ, इनकम टैक्स में कोई भी चीज़ डिफाइन करनी हो तो कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? सेक्शन 2। अब जो ट्रीटीज हैं, ट्रीटीज में मैंने आपको बताया इसकी ड्राफ्टिंग सेक्शंस की नहीं होती, क्या होती है? आर्टिकल्स की, है ना? तो इसकी डेफिनेशन मुझे कहाँ मिलेगी? एनी गेसेस? आर्टिकल 2। यस, अरे वाह मैम, ये तो फिर लिंक हो जाएगा। यस, सो आर्टिकल 2 खुद डिफाइन कर देता है कि ट्रीटी का मतलब क्या होता है। तो ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि जो भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, इनके बीच में जो भी रिटन एग्रीमेंट हुआ, ये बिल्कुल क्लियरली लिखा गया, इट हैज टू बी इन रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, जो गवर्न किससे होगा? इंटरनेशनल लॉ से होगा। मींस कोई एक नेशन इस पे हावी नहीं हो सकता। गवर्न किससे होगा? इंटरनेशनल लॉ से। इसका मतलब कल को किसी को भी तकलीफ होती है, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा? नहीं, गवर्न किससे हो रहा है? इंटरनेशनल लॉ से। तो कहाँ जाएगा वो? इंटरनेशनल जुडिशरी सिस्टम के पास। ठीक है भाई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरी तो बात नहीं मान रहे हैं। यस, लेकिन प्रैक्टिकली देखो कितनी जगह पे ऐसा हो पाता है। अगर मान लो आज की डेट में अगर यूएस से हमको कुछ बिजनेस चाहिए, है ना, और हम कहीं ऐसा फील करते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने आप को पहले ही लेट डाउन कर देते हैं क्या? यस, ठीक है, बट ये थ्योरेटिकल लिखने के एंगल से है कि आप फाइट बैक कर सकते हो गोइंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे एग्रीमेंट का नाम लो आप, ट्रीटी को ही एक्सप्लेन करता है। ट्रीटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप उसे एग्रीमेंट कहो, कन्वेंशन कहो, प्रोटोकॉल कहो, या पैक्ट कहो। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, पैक्ट, है ना? सो ये अलग अलग शब्द जो हैं, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ट्रीटी। क्लियर है? सो ट्रीटी इज दिस। तो ये आप जो है डेफिनेशन रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ट्रीटी एक जेनरिक वर्ड है जो बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल लॉस पे, ये बाइंड करता है दोनों पार्टीज को रिगार्डलेस ऑफ लेवल। इसको आप कुछ भी कह सकते हो, कन्वेंशन कह सकते हो, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, एक्सचेंज। ये तो जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, ये मत समझना कि हम इसे लिख लें, अभी समझने की कोशिश करो। सिर्फ आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि हम समझ लें कि मैम क्या बोल रही हैं। सब कुछ लिखा होगा और इतना आपको लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। टू द पॉइंट चीज़ें याद रखना। सो ये जो एग्रीमेंट होता है, इट हैज़ टू बी इन अ रिटन फॉर्म, और ये गवर्न होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ से। तो ये आर्टिकल 2 जो है इधर से निकल के आता है, ठीक है। वाई टैक्स ट्रीटीज एग्जिस्ट, रोल क्या है, क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमारे पास सोर्स और रेजिडेंस को लेके डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या है? क्लैश है, ठीक है। अब कहता है कि अच्छा, तो चलो अगर डीटीए बनाते हैं तो कितने तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका इंटरेस्टिंग आंसर जो मैंने आप लोगों से पूछा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी है क्या? कोई डीटीए है क्या हमारे बीच में?
है मैम, जैसी-जैसी आप बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में डीटीए भी है। तो फिर हमें ऐसे क्यों बताया जाता है कि हम तो आपस में बात भी नहीं करते हैं। हाँ, तो देखो एक हमारे पास 2 तरीके के डीटीएस होते हैं। एक होते हैं लिमिटेड डीटीएस, एक होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड का मतलब यहाँ इनकम है, कुछ ऑलरेडी स्कोप डिफाइंड है कि इस इनकम से रिलेटेड ये डीटीए है। तो उससे बियॉन्ड काम नहीं करेगा। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव डीटीए बोलूँगी इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्कोप लार्जर है। तो किसी भी नेचर की इनकम होगी लगभग सारी की सारी कवर हो जाएँगी क्या? येस। सो अगर मैं यूएस की बात करूँ तो हमारा जो डीटीए है वो मोर और लेस ऑफ अ नेचर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन जब मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करती हूँ तो येस वी हैव डीटीए विद पाकिस्तान एंड दैट इज लिमिटेड डीटीएस। ठीक है, और किस चीज को लेके है? इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इनकम कैसे डिवाइड होगी इसको लेकर के इंडिया पाकिस्तान के बीच में डीटीए है। अच्छा मैम, यस, क्योंकि देखो हम कहीं पे भी जा रहे हो उस तरफ वेस्टर्न है ना। सो जब हम कहते हैं हम 7 समंदर पार जा रहे हैं तो समंदर के बाद हम किसके ऊपर से उड़ान भर रहे होते हैं? पाकिस्तान, है ना। तो हमारी मजबूरी है, वो हमारे वेस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये जो है ये 2 टाइप के होते हैं। तो जब भी आपको अगर ऐसा कुछ थ्योरी लिखने के लिए आएगा तो इसी एंगल से आएगा, अदरवाइज एक अच्छा सा वो फाइनल के लेवल का क्वेश्चन ड्राफ्ट करके तब आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, अब इसका स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है अभी तक जितना आपने डीटी का देखा? बताओ मुझे, क्योंकि पीछे से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है ना कॉन्स्टिट्यूशनली। तो देखो अगर डीटीए हो गया, ठीक है, मेरा हो गया, पाकिस्तान के साथ हो गया या फिर यूएसए के साथ हो गया, अब हमारी कंट्री इस पे क्यों काम करे? कह सकते हैं ना, है पता नहीं किसने कर दिया है, हम लोग तो बाइंड ही नहीं है कि हम इसे फॉलो करें। कह सकते हैं हम ऐसा? यस, है ना। लेकिन कौन सी चीज़ है जो भारत को और ज़्यादा बाइंड कर सकती है? भारत को बाइंड करने वाली चीज़ क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब इस डीटीएस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई बात करता होगा, वो बताता होगा, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 है और आर्टिकल 253 है। ये 2 आर्टिकल हैं जो स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं। तो आर्टिकल 51 कहता है जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए। मींस डीटीए इज एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, क्या? यस। सो उसको रिस्पेक्ट किया जाए। ये कहाँ से आया? आर्टिकल 51 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसमें मत कंफ्यूज हो जाना मैम, ये इतने आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहीं हम ट्रीटीज के पढ़ रहे हैं, है ना। सो क्या ये सारे आर्टिकल नंबर्स हमको याद रखने हैं? नहीं, आंसर इज नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे जिक्र करूं, जैसे मैंने कई बार बीच में आपको किया है, कहीं कहीं पे जब रॉयल्टी की बात आई, इंटरेस्ट की बात आई, क्लैशेस की बात आई, तो मैंने आपको कहा ना कि दिस आर्टिकल के मतलब इस आर्टिकल को इन्वोक करके एओ ने कहा कि नहीं भाई, इस जो आपने गारंटी फीस दी है मैं तो इसे इंटरेस्ट ही कंसीडर करूंगा। हमने किया था ना एक केस, है ना। तो उस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि वो आर्टिकल उस एओ ने पढ़ा ना, पढ़ा, और उसे उसने अप्लाई किया, फिर जिस सीए ने उसके आंसर रिप्लाई किया होगा उसने भी उस आर्टिकल को पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? यस। सो आप लोगों को सिर्फ रेफरेंसेस पता होने चाहिए। जैसे आज के लेक्चर के बाद आपको ये पता होगा कि अच्छा ट्रीटी के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल नंबर नहीं याद रहे, लेकिन हाँ इन इन सब्जेक्ट मैटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं, ये तो कैरी करके जाओगे ना। यस, है ना। और जो बार बार यूज हो रहे होंगे, जैसे आर्टिकल 2 याद रह जाएगा क्या? हाँ, वो डिफाइन कर रहा है ट्रीटी को, याद रह जाएगा, है ना। आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 253, ऐसे ना आपको पता रहे। लेकिन आपके लिए एक ब्रिजिंग हो गया ना कि अच्छा डीटीए बना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हम पे कैसे अप्लाई किया, है ना। तो वहां पे बेसिकली आर्टिकल 51 आया, उसने कहा कि कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है तो उसको रिस्पेक्ट करो, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर कल को इंडिया कह देता है मैं नहीं मान रहा इस डीटीए को, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो जाता है, हमारा डीटीए, और इंडिया कहता है नहीं मानता मैं उसे, तो वो क्या करेंगे? कैसे इन्वोक करेंगे? या फिर इंडिया में भी जब कोई फाइट करेगा इस चीज़ के लिए तो कैसे करेगा? तो वो उसे हवाला देगा कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम इग्नोर नहीं कर सकते इस ऑब्लिगेशन को, यू हैव टू फॉलो इट। तो फिर करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है आर्टिकल 253 जो बेसिकली एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए पूरे या किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए, जो कि बेसिकली इन ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करे। अगर कोई ट्रीटी स्पेसिफिक टू सर्टेन इनकम है, वो इनकम किसी एक टेरिटरी को बिलोंग करता है तो उससे रिलेटेड, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, पार्लियामेंट को एक पावर दे दी है कि पार्लियामेंट इससे रिलेटेड लॉ बना सकता है ना, जो भी ट्रीटीज बनी है। सो बेसिकली इसी पावर को इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सेक्शन 1990 ए आए हैं, है ना। पार्लियामेंट ने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये जो भी ट्रीटीज बनी उस ट्रीटीज को इनकम टैक्स में कैसे दिया, इंट्रोडक्शन कैसे किया, वाया दीज। क्लियर है? यस, ठीक है। सो अब आप लोगों को पूरा का पूरा कनेक्ट करेगा कि कोई भी कहीं कोई चीज बनती है तो वो कैसे ड्रैग होकर के हमारे बेसिक लॉज तक पहुंच जाती है ना। तो ये शायद आपको तब क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन जैसे जैसे मैंने बोला हो तो आपको हो सकता है कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंस है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है नीड क्या है फॉर टैक्स ट्रीटीज, हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी टैक्स ट्रीटीज की, क्यों बनानी पड़ेंगी हम लोगों को। तो अभी जब से हम यही चीज़ तो बात कर रहे हैं कि टैक्स ट्रीटीज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम टैक्सिंग राइट्स जो हैं उसे एलोकेट कर दें प्रॉपर से, जो भी जुडिशियल डबल टैक्सेशन होता है उसे हटा दें, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को भी साइड करें हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बीच में, है ना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेयर बिजनेसेस हो, फेयर इन्वेस्टमेंट्स हो, ताकि सब लोग स्मूथली काम कर पाएँ, ठीक है, रिजॉल्व करें डिस्प्यूट्स। ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट हम बार 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 चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके से पढ़ते आए, ठीक है। अब इसके अंदर है और क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं ट्रीटी को लेकर के। तो मीन्स जब आप ट्रीटी बना रहे हो तो ट्रीटी में आपको और किन बातों के ध्यान रखने होंगे, की फैक्टर्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग जिस मुद्दे पे काम करने चले थे, तो हमारा मुद्दा क्या था कि जो भी पर्सन पनिश हो रहा है बेचारा हमारी अलग अलग इंडिविजुअल इनकम टैक्स प्रैक्टिसेस की वजह से, उसको रिलीफ देनी है ना। सो उसको रिलीफ देने का मतलब क्या हुआ कि आपको ना इक्विटी और फेयरनेस का प्रॉमिस करना पड़ेगा, मतलब आपकी ट्रीटी शुड रिफ्लेक्ट दिस। आप किसी एक आदमी को फोर्स करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहे कि अच्छा ये मिस्टर एक्स जो है यूएस नेशन का बंदा है तो फिर इसके ऊपर मुझे हैवी टैक्सेस लगाने हैं, तो इस तरीके से ट्रीटी फॉर्म नहीं होगी। बेसिकली क्या होगा, और वैसे भी जब ट्रीटी बनती है ना, तो इस केस में तो क्या होता है कि दोनों देश जो होंगे वो जैसा आप मेरे साथ रहोगे मैं वैसे ही आपके साथ रहूँगी, ये वाला एटीट्यूड होता है। तो आप मेरे रेज़िडेंट के साथ अगर अच्छा हो तो मैं भी आपके रेज़िडेंट को बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ इग्नोर, ठीक है। सो दूसरा न्यूट्रैलिटी एंड एफिशिएंसी। सो कैपिटल एक्सपोर्ट जो है उसको न्यूट्रल करना है और कैपिटल इम्पोर्ट को भी न्यूट्रल करना है, हम दोनों को ही नहीं बढ़ावा दें। हमारी जितनी भी ट्रीटी के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं या फिर उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम इनकम टैक्स में जो भी प्रैक्टिस बनाएं, वो इस तरीके से एंड रिजल्ट नहीं करना चाहिए कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया या इतना इन्वेस्टमेंट किया तो ही हम बेनिफिट करेंगे। तो वो बेचारे को मजबूर है, वो नहीं चाहता उतना इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन उसे उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी ट्रीटी जो है वो इस तरीके की नहीं हो सकती, ये नेचर बेस्ड नहीं हो सकता, ठीक है। प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली जो ट्रीटीज हैं उसका एम एक ही रहना चाहिए, हम एक ही बात बार बार कह रहे हैं क्या, यस। सो ये फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है वाइल ड्राफ्टिंग अ ट्रीटी। क्या क्या, ये दोनों तरफ इक्वालिटी रहे, ठीक है, फेयरनेस रहे, यहाँ पे कैपिटल ना तो एक्सपोर्ट हो रहा हो ना इम्पोर्ट हो रहा हो, ऐसी पॉलिसी रहे। तीसरा कि आप यहाँ पे म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़िया बनाने पे जोर दे रहे हो, ठीक है। ईज तो ऑफ कोर्स रहता ही है ना। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे हम टैक्स ट्रीटीज को इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं। तो शुरुआत में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि हमको इनकम टैक्स के केस में इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है लॉ की, है ना। तो वहाँ हमने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे क्या, यस। तो वही प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे भी जो हम फॉलो करेंगे, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को लिखते वक्त इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अपने वाला फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं ये कि ट्रीटीज नीड अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है कि दो सोवरेन नेशंस हैं जिनके बीच में ये ट्रीटी हो रही है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पहली बात, आप अपने देश के जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं, ये इंडिया फॉलो करता है, इंडिया ने फॉलो किया हुआ है, जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वहाँ पे मैं सिर्फ अपने देश का कानून ही फॉलो करूँगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ मैम, मान लो इंडिया और यूएसए के बीच का डीटीए है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉज के लिए क्या बाइंडिंग है, यस। लेकिन अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, क्योंकि एओ को प्रॉब्लम है यूएस कंपनी से। केस कहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जब कोई इंटरप्रिटेशन देगी और जब ये उस मैटर को हैंडल करेगी तो ये अपने यहाँ के लोकल जो भी इसके लॉज होंगे उसी को फॉलो करेगी, ये किसी और नेशन या जर्नल लॉ के हिसाब से काम नहीं करेगी। क्या ये सही भी है, यस। भाई यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे इन्होंने लॉ तो भारत का ही पढ़ रखा है, उसी को बेस्ट जज कर सकते हैं, यस यस। तो ये एक कंडीशन जो है, ये कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं जब भी हम टेक्स्ट ट्रीटीज को इंटरप्रिटेट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे एक सर्कुलर आया 333 एंड इट्स इंपॉर्टेंट वन, जो डीटीए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, क्योंकि इसको आपने अलग अलग जगह पे पढ़ा है। अब देखो ये आया कहाँ से था, इट केम फ्रॉम दिस सर्कुलर, ठीक है, कि जो भी डीटीए के स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आया इनकम टैक्स में और डीटीए स्पेसिफिक प्रोविजन में, तो कौन प्रिवेल करेगा, डीटीए विल प्रिवेल,
कौन प्रिवेल करेगा? डीटीए विल प्रिवेल। ये कहाँ से आया? सीबीडीटी के सर्कुलर से आया। सो इसने काफ़ी सारे केसेस को रिजॉल्व कर दिया। इसने कहा कि देखो, जब भी ऐसा कुछ मैटर होगा तो इनकम टैक्स अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। तो वाइल इंटरप्रिटेटिंग, पहली चीज़ ये देखो कि अगर कोर्ट पे चला गया है मैटर तो कोर्ट तो अपने लोकल लॉज को फॉलो करेगा, लेकिन अगर डीटीए और इनकम टैक्स के आपस का डिस्प्यूट है और वो स्पेसिफिक प्रोविजन उस डीटीए ने स्पेसिफिकली डील किया है, ऐसा नहीं है कि वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लिया आपने डीटीए की, ठीक है, तो अगर वो स्पेसिफिकली डिस्कस्ड है उस डीटीए में तो प्रिवेल क्या करेगा? डीटीए प्रिवेल करेगा। क्लियर है? तीसरा मैटर सेक्शन 92। यहाँ पे क्या था कि जब भी डीटीए और टैक्स की बात होगी, सो जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल है वो ही लगेगा। मैम अभी तो ये हो गया पंगा, वो कह रहा है डीटीए जो होगा वो होगा, प्रिवेल करेगा। अब आप कह रहे हो कि मोस्ट बेनिफिशियल प्रिवेल करेगा अगर स्पेसिफिक प्रोविजन है। यस, क्योंकि 92 सेक्शन जो है वो आकर के एसएससी के पास ऑप्शन दे देता है। वो कहता है प्रिवेल तो डीटीए करेगा बट एसएससी हैज अ ऑप्शन। ठीक है, सो इस केस में जो सबसे बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए वही लगेगा। और यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे वो सारे रॉयल्टी और इंटरेस्ट के ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन का वो किस चीज़ का है? रॉयल्टी और इंटरेस्ट का। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसकी डेफिनेशन कैसे निकालनी है, यही सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कन्वेंशन ऑफ लॉज, जिसकी मैंने बात की थी, वीसीएलटी की। बेसिकली इसका भारत में जो है वो क्या स्टेटस है, तो भारत के साथ हमने तो साइन नहीं कर रखा, लेकिन जो भी ट्रीटीज़ हैं उसका बैकग्राउंड बेसिकली यही है। ठीक है, यही टेम्पलेट है जो हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ना कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स की हम लोगों को यहाँ नॉलेज होनी चाहिए, जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा एक एक बार देखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है, और जब आया तो बेसिकली ये डिस्कशन है क्या। फटाफट से बताती हूँ। जैसे कि मैं अगर बात करूँ आर्टिकल 26 की, तो क्या कह रहा होता है? अगर इंडिया ने ट्रीटी में मान लो रॉयल्टी 10% रखा है और बाद में ना इंडिया का मन बदल जाता है और वो कहता है कि नहीं, इनकम टैक्स का बहाना दे देता है या कुछ भी कर देता है, टीडीएस का बहाना देता है, कुछ भी कहता है, वो कहता है नहीं, मैं ना 20% रॉयल्टी लूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 26 आता है बीच में, वो कहता है कि भाई देखो, जो भी ट्रीटी चल रही है वो एज इट इज बाइंडिंग है और आपको उसको गुड फेथ में फॉलो करना होगा। आप उसको चीट करने के एंगल से काम नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 26 को इन्वोक करेंगे ऐसी किसी भी जगह, जो भी कंट्री जो है उसको डिफीटेड फील होगा कि मेरा बेवकूफ़ बना दिया, है ना। अच्छा, ये केस जो है, ये जितनी भी है ना पॉइंट्स, ये सारे के सारे आपको एक केस में बहुत अच्छे सेट होते मिलेंगे, वोडाफोन केस। ठीक है, तो वोडाफोन केस से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो काफ़ी पहले, 1 डेढ़ साल पहले मेरे ख्याल से डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो वो सिर्फ उसी केस के डिस्कशन से रिलेटेड डाला है, क्योंकि वो है आधा घंटा पौने घंटे का तो डिस्कशन है वो। बट वो बहुत सारी आपके जितना भी टैक्स अवॉइडेंस का बेस बनाया है ना, जितना भी, वो सारा का सारा उस केस से आया है मोस्टली। अगर आप उस केस को जानते हो अच्छे से तो फिर आप ज़्यादातर चीज़ों के अंदर मात नहीं खाओगे। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बेचारा इनकम टैक्स ना बार बार ये डिसीजंस बार बार सेम बात क्यों कर रहा होता है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ठीक है, सो अभी मैं जहाँ भी बताऊंगी ना आपको उसी का रेफरेंस दूंगी, तो आप लोग 5 मिनट निकाल के, चैट जीपीटी में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही, ठीक है, तो वोडाफोन वाले केस को एक बार जस्ट एक आइडिया ले लेना, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 27 आके क्या कहता है? वो कहता है कि भाई चलो मैंने से रोक दिया, तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा कि अच्छा 26 ने मुझे कहा कि तुम बहला फुसला नहीं सकते, तुम ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, अपनी जो भी इनकम टैक्स के प्रोविजन थे उसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड कर दिया। ठीक है, सो उसने कहा कि देखो मेरे ये पर्टिकुलर जो लॉज हैं ये कहते हैं कि ऐसे फॉलो अप होगा, तो मैं ट्रीटी को फॉलो नहीं कर पाऊंगा ना। सो आर्टिकल 27 आता है बीच में, वो कहता है अपने डोमेस्टिक लॉ का कभी भी हवाला मत देना, और उसको हवाला देते हुए ट्रीटी को मैं नहीं कर पाऊंगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। सो इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी पार्टी ऐसा कर रही होगी, अगर इंडिया ऐसा कर रही है तो मीन्स उसकी बैंड बच जाएगी। सो ये कहाँ हुआ होगा? वोडाफोन केस में। ठीक है, सो फिर अच्छी खासी पड़ी थी इंडिया को झाड़, है ना, वोडाफोन केस में। आपको पता है हमने भी रेट्रोस्पेक्टिव कुछ अमेंडमेंट्स की थी, जिसकी वजह से हमने लाइबिलिटीज़ क्रिएट की थी, विच वाज कम्प्लीटली कम्प्लीटली रिजेक्टेड, और हमको वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स वापस लेनी पड़ी थी। ठीक है, आर्टिकल 28 जो है वो बात करता है नॉन रेट्रो एक्टिविटीज़ को। तो वो कहता है जो ट्रीटी आपने लगाई है, तो वो जिस डेट पे उसको लगाया है ना, उस डेट के बाद की ट्रांजैक्शंस पे काम करती हैं वो। अगर ट्रीटी 1/4/2024 से एप्लीकेबल है तो 2020 की ट्रांजैक्शंस जो होंगी पीछे वाली, उसको वो जर्नल कवर नहीं करेगी। बट हाँ, अगर कोई ट्रीटी स्पेसिफिक ऐसी है जो पास्ट का डिस्कशन कर रही है तो फिर क्या कवर कर लेगी? यस, बट जर्नल एक प्रोविजन क्या होगा कि वो पिछली पे नहीं लगा सकते आप, वो आगे अहेड के लिए है ट्रीटीज। सो जब भी ऐसा कुछ पंगा होगा तो कौन आएगा? आर्टिकल 28 की नहीं भाई,
पीछे नहीं लगा सकते, दिखाओ ट्रीटी में लिखा है क्या पीछे भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो फिर आप पिछली ट्रांजेक्शन्स पे ट्रीटी को इन्वोक नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 क्या कहता है, टेरिटोरियल स्कोप एक्सप्लेन करता है, तो वो कहता है कि भाई जब भी हम बात करेंगे कि ये ट्रीटी है तो मतलब ये इस पूरी टेरिटरी पे लग रही है, इंडिया और यूएस के बीच में है तो पूरी इंडिया और पूरा यूएस, अब यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 31 आता है, वो जर्नल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देता है। देखो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल 31 कुछ नहीं है, 26 और 27 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे हमें बता रहा होता है कि जो जर्नल इंटरप्रिटेशन है वो क्या होनी चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ऑर्डिनरी जो उसका मतलब है, कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे मैच करो, प्लस ऑब्जेक्ट देखो और पर्पस देखो, बस इससे ज्यादा तुमको कुछ भी नहीं देखना। अगर इन सब पे चीज सेट होती है, जो भी मीनिंग इन सब चीजों पे सेट होता है, आपको वही मीनिंग अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे रॉयल्टी को लेकर के मान लो कोई कंट्री कंफ्यूज है कि रॉयल्टी का मतलब क्या है, तुम इसको रॉयल्टी कह रहे हो, हम तो इसे रॉयल्टी नहीं कहते, तो हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई फायदे के हिसाब से एसएससी को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे ना, डीडीए यही पर्पस था, तो उसके हिसाब से इसका मतलब क्या होना चाहिए, फिर हम देखेंगे ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है इसका, डिक्शनरी में मतलब क्या है, फिर हम देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या था इस पैसे को देने का, क्या वो सेंस था, क्योंकि हम लोग तो कहीं पे डीमिंग भी कर लेते हैं ना इंडिया में, है ना। सो वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ लेबल किया गया उस तरीके से, तो वो सारे फैक्टर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आर्टिकल 31 बेसिकली ये हमें सपोर्ट दे रहा होता है। तो आर्टिकल 31 हर जगह कहीं ना कहीं आप लोग जितनी भी इंटरप्रिटेशन अभी तक पढ़ते आए हो उसमें पीछे आर्टिकल 31 ही खड़ा होता है, ठीक है। सो आर्टिकल 32 जो आता है ना, ये क्या बात कर रहा होता है, ये कह रहा होता है अगर कोई भी मीनिंग आपका आर्टिकल 31 लगा करके कुछ अजीब सा मीनिंग दे रहा है, एब्सर्ड सा, या फिर कंफ्यूज कर रहा है अभी भी, तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कुछ मत करो, फिर आप ये देखो नेगोशिएशन वाले जो पेपर्स हैं ना, उन्हें उठा लो, या फिर जो भी आपने आपस में डिबेट की, डिस्कशंस की, वो सारे पेपर उठा लो, आप देखो कि आपका मुद्दा क्या था, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते थे, और फिर आप स्टिक टू दैट, आपको उसका मतलब निकालना है, ठीक है। सो दोनों देशों की नेगोशिएशन फाइल्स जो हैं वो निकल आती हैं, और वहां से इंटेंशन पता चल जाता है कि हमने इसका करना क्या था, बेसिकली किसके हाथ में देना था हमें से, ठीक है, तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 33 जो है ये बात कर रहा होता है बेसिकली कि आप लोगों को ना कोई भी ट्रीटी बनाओगे तो इसमें ना मिनिमम 2 लैंग्वेजेस रखनी है, ताकि जो दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो जिस लैंग्वेज को समझते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में वो ट्रीटी अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब मैं किसी से ट्रीटी कर रही हूँ, मान लो कोरियन है, ठीक है, उसने कोरिया में ही बना दिया, कोरियन लैंग्वेज में ही बना दिया, मुझे तो कुछ नहीं समझ आएगा, मुझे एक इंटरप्रिटेटर और बिठाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मिनिमम 2 लैंग्वेज रखो, एक तो जो मैं समझ जाऊँ, एक वो समझ जाए, उसके अलावा अगर आपको उससे ज्यादा भी लगानी है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज 42। 42 बड़ी सिंपल बात करता है, वो कहता है कि देखो कोई भी ट्रीटी अगर आप बना रहे हो, 42 है ना, 34 रह गया है क्या, हाँ थर्ड स्टेट वाला 34, ये जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट। अब मान लो कि अब इंडिया में कितने सारे नेशनल्स रहते हैं कि नहीं रहते, यस, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रीटी हुई है, सो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडियंस को और यूएस के लोगों को, यूएस रेजिडेंट्स को। अब मान लो इंडिया के अंदर चाइना के लोग भी हैं, सिंगापुर के लोग भी हैं, दुबई के लोग भी हैं, क्या इस ट्रीटी का बेनिफिट उनमें से कोई उठा सकता है, नहीं। हाँ 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 हाँ। इसका मतलब ट्रीटी का कभी भी ये नहीं है कि आप किस देश में बैठे हो, उस देश का जिसके साथ भी ट्रीटी है आप वो बेनिफिट उठा सकते हो, ना 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 ना। सो अगर मैम मैं यूएस में रहती हूँ और यूएस का ट्रीटी है, से इट भी चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक है, सो मैं उस ट्रीटी का बेनिफिट नहीं उठा सकती यूएस में रहकर, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो इंडिया और यूएस की ट्रीटी वर्क करेगी ना, तुम इंडियन हो भाई, ठीक है। सो दिस इज वेरी रेलिवेंट 34 आर्टिकल, इसे हमेशा याद रखना, ठीक है। अब 42 बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस इन फोर्स, बहुत ही क्लियर सी बात है, वो कहता है कि अगर कोई भी ट्रीटी बनी है उसकी जो वैलिडिटी है कि वो रहेगा या टर्मिनेट हो जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, कोई थर्ड फैक्टर, कोई थर्ड लॉ डिसाइड कर पाएगा कि नहीं, सिर्फ आपके ट्रीटी के प्रोविजन ही डिसाइड करेंगे कि इस ट्रीटी के प्रोविजन के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं ना कि इनकम टैक्स के हिसाब से आप एसएससी इन डिफॉल्ट है कि नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं आएगा बीच में, कंपनीज एक्ट नहीं बता सकता आप एसएससी इन डिफॉल्ट है कि नहीं, है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वही उसका टर्मिनेशन ही डिसाइड करेगा। सो एक ट्रीटी जो है वो चलेगा नहीं चलेगा, ये देखने के लिए कि वो कितना टाइम वैलिड रहेगा, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो सिर्फ ट्रीटी के ही प्रोविजन हेल्प करेंगे आपको, और कोई लॉ बीच में नहीं आएगा, ठीक है। सो आपका अपना मनमानी नहीं चलेगी। अब यूएस कहे कि इंडिया के साथ नहीं, मैं नहीं करता, अब मैं इसे सस्पेंड कर रहा हूँ, नहीं, आप दोनों की ट्रीटी में सस्पेंशन किन कंडीशंस में लिखी है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आपको लगता है नहीं तो वो महाशय बेचारे बार बार बैठते, आओ हमारे साथ कुछ तो अच्छी डील बनाओ, करते हैं नहीं, है ना, क्योंकि ये मैंडेट है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 60 आ जाता है, टर्मिनेशन और सस्पेंशन। अगर कोई मटेरियल ब्रीच होता है इंडिया यूएस में, इंडिया कोई भी एक जो मतलब कि उस पूरे के पूरे ट्रीटी को मेजरली इंपैक्ट करता है, ऐसा कोई ब्रीच कर देता है, तो फिर क्या होगा,
अब मान लो इंडिया यूएस के बीच में डीटीए हुआ, मैं तुझे माल दूंगा, तू मुझे माल देगा, हम इस रेट में आपस में जो होगा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, और इसकी कंडीशन ये है कि तुमने रशिया से तेल नहीं लेना। इसे समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, है ना। सो कंडीशन क्या लगा दी कि रशिया से तेल नहीं लेना। अब मान लो इंडिया के बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, वहाँ युद्ध छिड़ गया, वहाँ से तेल वो ला नहीं पा रहा, वहाँ से उसके लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब तेल तो चाहिए, तेल के बाद तो इकोनॉमी ही ठप हो जाएगी, है ना। तो उसने रशिया से छुपके ले लिया, तो उसने क्या किया, इट्स अ मेजर ब्रीच। अब ब्रीच करने के बाद इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सारा ऑप्शन किसके पास है, यूएस के पास। अब यूएस को डिसाइड करना है कि बेसिकली इस बेसिस पे वो इसे टर्मिनेट करना चाहता है या सस्पेंड। ठीक है, तो ये दूसरी पार्टी के पास पावर चला जाता है, जिसने ब्रीच किया उसके पास पावर, आप समझो, खुद से ही समझो, क्या उसके देगा कोई पावर, नहीं देगा। ठीक है, अब है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मान लो कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ हो जाए कि जो ट्रीटी बनी थी उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि ये परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी, इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रीटी हुई उसमें इंडिया के लिए ना एक लाइबल परफॉर्मेंस थी, से इट भी कि उसको ना साल में कम से कम 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी यूएस रेजिडेंट्स के लिए, ये उन्होंने ट्रीटी में साइन कर दिया। और किसी वजह से इंडिया की सारी फैक्ट्रियां ही बंद हो गई, या फिर हम वो काम ही नहीं कर रहे जो वहाँ का एजुकेटेड पर्सन यहाँ काम कर सके। सो अब बेसिकली क्या हो गया, अब मैं उस ट्रीटी की कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सो उसका बेस ही खत्म हो गया, तो फिर ये हर हालत में ट्रीटी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर मान लो कोई ट्रीटी टेम्पररी पर्पस के लिए बनी है ना, हम किसी कंट्री के साथ अभी ट्रीटी में नहीं है, उसके साथ हम ट्रीटी में आते हैं किसी 1-2 इनकम को लेकर के या किसी पर्पस को लेकर, और हमसे बोलते हैं चल 2 साल तक देखेंगे कैसा वर्क करती है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी ट्रीटी। तो टेम्पररी होगा तो वो सस्पेंड होगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेशन इज अ पनिश पनिश वाला एक्ट हो जाता है ना, ठीक है। सो वो पनिश नहीं है, वो रिकंटिन्यू हो सकता है, सस्पेंड हो गया तो अभी हम देखेंगे कि हमको इसको दोबारा ट्रीटी करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, सो जब भी टेम्पररी होगा सस्पेंड होगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया तो टर्मिनेट होगा। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कि मैं जो हूँ, इंडिया खुद ही इस तरीके के क्रिएट कर लेती है कंडीशंस जिसकी वजह से अब वो फॉलो करना ही, ट्रीटी की प्रोविजंस ही फॉलो करना मुश्किल है, तो फिर मेरे पास कोई चारा है नहीं, फिर अदर पार्टी के पास चला जाएगा, वेदर दे विल टर्मिनेट और सस्पेंड, इट्स देयर चॉइस। क्लियर है। ठीक है, मैम इसमें विड्रॉल वगैरह का सीन नहीं होता, क्या होता है ना, ये आर्टिकल 62 ये कहता है मान लो कि कोई कंडीशन, अभी तो जो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है ना, कोई जरूरी चीज थी, कुछ तो आपने गड़बड़ की है, लेकिन अगर मान लो कि फंडामेंटली वो चीज चेंज हो जाए, अब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, वो अभी है ही नहीं, तो हम उसको कैसे पॉसिबली अवेलेबल कराएंगे, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर विड्रॉल हो जाता है, जो ट्रीटी होती है वो विड्रॉ हो जाती है। एंड द लास्ट इज 64, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि जब भी कोई नई ट्रीटी आती है तो पुरानी वाली जो होती है वो ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाती है, वॉइड हो जाती है। ठीक है, तो अगर मेरे और इंडिया इंडिया और, अब मैं चेंज कर लेती हूँ, यूके के बीच में मान लो एक ट्रीटी है जो कि 1990 से चल रही है, मैं इसके अंदर अल्टरेशन ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी वो उस टाइम की बनी हुई ट्रीटी और आज की डेट में ना इतनी चीज़ें चेंज हो गई, मैंने कहा छोड़ो ना, एक नई ट्रीटी बनाते हैं। मैंने नई ट्रीटी बनाई है हम दोनों के बीच में, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली 1990 वाली को क्या कर देगा, यहाँ पे विड्रॉ, वॉइड कर देगा, अब ये अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ को लेकर के मल्टीपल ट्रीटीज एक कंट्री के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, आर्टिकल 31 मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना, ये 26 और 27 का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, यहाँ पे जब आपने आर्टिकल 31 ये पढ़ा था, है ना। सो ये आर्टिकल 31 को ही लेके इसने थोड़ा सा और ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि इसे समझो, इसको बहुत अच्छे से समझो क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल बेसिस क्या होते हैं इंटरप्रिटेशन के। अब ये 8 इंटरप्रिटेशन के बेसिस हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैं अभी इसको बोर नहीं करना चाहती आप लोगों को, इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि क्या है। ठीक है, सेट भी सबसे पहला गोल्डन रूल, सेट भी इंटरेस्ट का नॉर्मल फाइनेंशियल जो भी मतलब होगा, इंटरेस्ट आप क्या समझते हो, ठीक है, कोई भी पर्सन किसी को पूछोगे इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो उसके फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा, बैंक पे इंटरेस्ट आ रहा है या कोई सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या सबके लिए यही है डेफिनेशन होता है। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि जो इंटरप्रिटेशन है ना वो ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग में क्या है उसे ले लो, तो वो वर्ड भी वैसा ही होगा, क्या जेनरिक होगा, जनरल पब्लिक के एट लार्ज अंडरस्टैंडिंग का होगा, यस। फिर आ जाता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सो मान लो कि यहाँ पे ना जो ट्रीटी है जब आपने उसे बनाया तो दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने कुछ तो कॉमन इंटरेस्ट रखा होगा ना, कि हम इस ट्रीटी को क्यों साइन करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ वर्ड आ जाए जो आप ट्रैप फील करो, तो आप ये देखो कि हमारा इंटेंशन क्या था इसके पीछे काम करने का, तो जो हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन उस इंटेंशन को सर्व कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो गो हेड विद इट, फिर आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पर्पसिव में हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है
ठीक है, तो कोई ट्रीटी है उसका एक एम है, कोई ऑब्जेक्ट जो है जो उसको सक्सेसफुली फॉलो अप करना चाहिए, तो वो उस पे काम करेगा, उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में हम उस ट्रीटी का प्रेम्बल चेक करेंगे, उसके प्रोटोकॉल को चेक करेंगे, उसके टेक्निकल मेमोरेंडम्स को देखेंगे। अगर हम लोगों को स्टिल कोई हम रिजल्ट पे नहीं पहुंचते तो हम इन तीनों को यूज़ करके उसका प्रेम्बल, तो बेसिकली प्रेम्बल में क्या होता है कि हम उसके इनिशियल लिखते हैं कि ट्रीटी का ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों आपस में ट्रीटी कर रहे हैं, है ना। तो से इट बी वी वांट टू हेल्प आवर रेजिडेंट्स, है ना, या फिर हो सकता है वी वांट टू हेल्प आवर इकोनॉमीज ग्रो, या फिर हमको एफडीआईज चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली आपस में जो आप ट्रीटी कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देखेंगे, हम उसके प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, और जो भी उसमें टेक्निकल मोमेंडम है वो सारा का सारा हम चेक करेंगे और विल सर्व दैट पर्पस, कि ये पर्पस सर्व होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस बेसिकली, तो एज अ नेम सजेस्ट, तो आपको क्या करना है, ऐसा मतलब निकालना है जिससे वो ट्रीटी काम करे, ऐसा ना हो कि ट्रीटी ही वॉइड हो जाए। राइट, सो ट्रीटी अगर ये उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा निकलता है जिसकी वजह से ट्रीटी ही गलत साबित हो सकती है और दोनों देशों को ही उसे अपने अपने लेवल पे विड्रॉ करना पड़ जाए, ऐसा मतलब मत निकालना, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप किसी एक ट्रीटी पे पहुंचते हो। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्परेंस एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है बेसिकली, जब भी आप किसी भी ट्रीटी को साइन कर रहे हो, है ना, उस ट्रीटी के साइन करते वक्त उन वर्ड्स का क्या मतलब था, उस वक्त उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, क्योंकि बाद में लेटर ऑन स्टेज पे क्या डिफरेंस हो सकता है, यस, बाद में बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आ सकती है, या फिर हो सकता है उससे पहले का कोई और इंटरप्रिटेशन रहा हो, तो आपने उस वक्त का इंटरप्रिटेशन लेना है। दो ये हमेशा सब पे अप्लाई नहीं करता, बट ये जर्नल रूल है, जनरली आपको ऐसा अप्लाई करना है। ठीक है, लिबरल कंस्ट्रक्शन, तो जो ट्रीटीज हैं वो लिबरली कंस्ट्रूड होनी चाहिए, ताकि जो भी इंटेंशंस हैं बोथ द पार्टीज की वो पूरी तरीके से फॉलो अप हो सके। लिबरल समझ गए ना, उदार तरीके से, मतलब कि यू हैव टू बी अ बिग हार्टेड पर्सन, कि आपने उस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया है आपकी ट्रीटी का। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी अगर हम एज अ होल देखें इंटीग्रेटेड अप्रोच में, तो मीनिंग ऐसे निकालना, जैसे हम बोलते हैं ना हार्मोनियस अप्रोच था एक, है ना, तो मतलब ऐसे निकालना कि एक जो आपने शब्द का मतलब निकाला है वो दूसरे के साथ भी काम कर सके, मतलब एज अ होल ट्रीटी किसी कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो आपने मीनिंग निकाले प्रोविजंस की वो अलग अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से कुछ भी फॉलो अप नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके बाद जो है रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो रीजनेबलनेस और कंसिस्टेंसी क्या रखनी है आपको, कि जो भी आपने मतलब दिया है वो रीजनेबल हो, उसको प्रेफरेंस दो, और फिर ट्रीटी के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी कंसिस्टेंसी देखो। ठीक है, तो उस सब जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोविजन जो है वो उसको कहता है कि अप्लाई करो और दूसरे प्रोविजन का मतलब आप निकाल रहे हो कि ये रिजेक्ट करो, तो ये दोनों कैसे कंप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर उस ट्रीटी में हर आर्टिकल में सेम रहेगा तो ही तो आप उसे अप्लाई कर पाओगे। अगर हर आर्टिकल में वो पी की डेफिनेशन चेंज कर देगा तो आप तो पी को ही सॉर्ट आउट करते रह जाओगे, है ना, तो आप एप्लीकेशन कैसे करोगे उसका। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ आउटसाइड एड्स भी होती हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि आप उसके प्रोटोकॉल, रेजोल्यूशन, कमेटी की रिपोर्ट जो है उन सब चीज़ों को चेक करो, कोई सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उसे देखो, कोई और ट्रीटीज़ हैं उनको देख लो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक करके से पॉइंट आउट किया, तो वो कह रहा है कि जो टेक्स्ट ट्रीटी आपकी है इससे पैरेलल अगर कोई टेक्स्ट ट्रीटी है और आपकी लैंग्वेज मान लो कि आपको लग रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन उनकी लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई है और ज्यादा क्लियर है, वहां कंफ्यूजन के कम चांसेस है, तो कह रहा है अगर सेम टेक्स्ट ट्रीटी ना तो अडॉप्ट कर लो इसको, जो यहाँ इसका मतलब है ना अडॉप्ट दैट मीनिंग। तो ये एक्सटर्नल एड से हम लोगों ने हेल्प लिया। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोई आर्टिकल, एसे या रिपोर्ट है, अगर आपको लगता है कि उसी चीज़ को, उस चीज़ के वो जो डिबेट है उसके रिस्पेक्ट में ही ऐसी कुछ कमेंट्रीज आई हुई हैं और वो आपको बेस्ट सूट करती हैं, अडॉप्ट कर लो उसे। ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स है ट्रीटी का, जो सप्लीमेंट है या फिर जो भी इसकी बॉर्डर लाइन इशूज थी जिसको भी आपने क्लियर किया, वो जो डिस्कशन है सारा का सारा उसको देखो। ठीक है, उसके अलावा आप इसके अंदर और क्या कर सकते हो, जैसे ये प्रोटोकॉल के अंदर ही MFN है ना, इसका भी मैं आप लोगों की क्वेश्चन कराऊंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये प्रोटोकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यही पोर्शन है जिसके लिए मैं उस टाइम पे बोल रही थी आप लोगों को, एग्जामिनेशन पॉइंट से मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, सो ये मैं अभी कराऊंगी पूरा का पूरा पार्ट जो होगा, पहले आप सिर्फ इनके वो समझ लो। ठीक है, सो प्रोटोकॉल को आपको यूज करना है। ऐसे ही मैं प्रेम्बल की बात करूं तो प्रेम्बल हमें क्या बता रहा होता है बेसिकली कि ट्रीटी बनी क्यों है, उसका क्या मकसद है। सो आप उसकी हेल्प लो कि आप क्या इससे कुछ ड्राइव कर पा रहे हो, नहीं तो फिर सबसे बेस्ट हमारे पास क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है हमारे पास मैप। इसमें तो क्या होता है कि दोनों की दोनों कंट्रीज के हेड जो होते हैं, जो भी उस मैटर से रिलेटेड डेजिग्नेटेड हैं, वो बैठ जाते हैं और वो सीधे उस मुद्दे पे ही बात करते हैं। हाँ भाई बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो बताता है मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है फिर ऐसे सॉल्व अप कर लेते हैं। तो ये बाकी जितने मुद्दे थे वो कैसे थे कि हम अपने लेवल पे ही रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें साथ में ना बैठना पड़े। और सबसे सुटेबल इसके अंदर क्या रहता है, एक्सटर्नल एड जो सबसे ज्यादा वर्किंग होता है दैट इज मैप। मैप को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को ना इस प्रोटोकॉल वाला पॉइंट जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये MFN वाला जो है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में CBDT का सर्कुलर क्या है और ये क्या केस स्टडी है, सारे का सारा आप इकट्ठा यहाँ समझ जाओगे। ये इसका चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट मुद्दा है, तो इसमें मुझे आप लोगों का 2 मिनट जो है ना पूरा अटेंशन स्पैन चाहिए इसको समझने के लिए, राइट। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप CA हो, है ना, इंडिया के बिहाफ पे बैठे हो,
राइट, ये फ्रांस के साथ ना इसने ट्रीटी की है, राइट। अब यहाँ पे क्या है ना कि रॉयल्टी का मूवमेंट हो रहा है, इंडिया रॉयल्टी दे रही है फ्रांस को, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इंडिया टैक्स करना चाहती है इस ट्रीटी के हिसाब से 20%। कहाँ से आया? तो अब ये जो फ्रांस वाला बंदा है ना, इसने भी अपना एक अकाउंटेंट बैठाया होगा कि नहीं, जैसे सीए आप हो ऐसे ही एक एक्सपर्ट बंदा होगा जो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटीज में एक्सपर्टीज रखता होगा। यस। अब इसको काम सौंपा कि भाई देख ऐसा है कि मुझे ना टैक्स नहीं देना, अब जो पापड़ बेलने हैं बेलो, लेकिन मुझे टैक्स से बचा लो। तो इसने क्या किया कि चलिए ठीक है सर, मुझे ट्रीटी की कॉपीज दे दो। तो इसने ट्रीटी उठाई, ठीक है। इसमें इसने देखा कि आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 ऐसे लिस्ट करके चीज़ों को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसमें इसको मिलता है आर्टिकल 12, इसके अंदर बात की गई रॉयल्टी की, ठीक है। और उसमें लिखा गया कि रॉयल्टी जो है ना वो कोई भी जो सोर्स प्लेस होगा वहाँ पे 20, वो कंट्री के पास मैक्सिमम जो कैप है दैट इज 20%, वो 20% तक लगा सकती है। यहाँ पे रेट नहीं देते ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो, तो 20% तक टैक्स ले सकते हो। उसने ऐसे कह के देख दिया, ठीक है। अब ये जो फ्रांस का एक्सपर्ट है इसने कहा कि अच्छा, अब इसने सोचा कि मैंने सारे आर्टिकल पढ़ लिए इंटरनली, तो मैं सारी इंटरप्रिटेशन कर चुका, 20% ही देना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर इसने कहा कि चलो एक बार एक्सटर्नल जितने भी हैं एड्स उनको ट्राई करते हैं। तो उसने क्या किया, पैरेलल टैक्स ट्रीटीज को देखा, वहां से कोई हेल्प नहीं हुई, नहीं 20% ही देना पड़ेगा। फिर उसने देखा इंटरनेशनल आर्टिकल्स या एसेज या फिर कोई रिपोर्ट्स हो जो मेरे फेवर में काम कर जाए, वो भी नहीं मिली। तो अब इसने देखा प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे इसको एक एजेंडा मिल गया। इसने देखा इंडिया और फ्रांस की जो ट्रीटी है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर एक क्लॉज है एमएफएन का। खुश हो गया बंदा, कुछ तो मिला, कुछ तो मुझे यहाँ पे बीच में मिल गया, ठीक है। वहां एमएफएन क्लॉज में क्या मिला उसे, वहां लिखा हुआ था अगर इंडिया किसी ओईसीडी देश से इससे कम रेट जो है वो लगाता है तो फ्रांस को भी वही बेनिफिट मिलेगा। मींस अगर ये कोई ओईसीडी कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के साथ अगर ये सेम डील करता है, वहां पे अगर वो 10% चार्ज कर रहा है तो ये 10% फ्रांस को भी मिलेगा। अब क्या इसके पास ऑप्शन आ गया? यस। सो ये जो एड्स होती है ना बेसिकली ये हमें इन पर्पसेस के लिए हेल्प कर रही होती है। तो अब इसका काम क्या रह गया इस एक्सपर्ट का, अब इसको देखना है उस ओईसीडी कंट्री से रेलिवेंट चीजें, है ना, कि क्या वो फैक्टर कंप्लीट करते हैं। वो सारे के सारी ये फाइल बना के कहाँ पहुंचेगा, इंडिया के एओ के पास, कि भाई ऐसा है कि मेरा 20% नहीं टैक्स 10% ही टैक्स होगा। सही है ना। तो इसने सिर्फ क्या किया, ट्रीटी से जो पढ़ा उससे करता तो सिर्फ 20% देता, है ना, मैक्सिमम 20% के आसपास होता। लेकिन जैसे इसने प्रोटोकॉल को यूज किया तो अब उसके पास कितना आ गया इम्पैक्ट, 10% तक कर सकता है। तो उसने बचा दिया ना फ्रांस का टैक्सेशन। यस और नो? यस। अब लेकिन इंडिया वाला एओ भी तो ढीठ है ना। अब याद करो, इनकम टैक्स, हमारा इनकम टैक्स, इसका पर्पस क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहिए। क्या अभी हम एक ही रूल पे काम करते हैं, क्या पैसा भारत में आ रहा है? सो अगर भारत में पैसा आ रहा होता तो फिर हम सोचते हैं हम उसको कुछ तो बेनिफिट दे ही देते क्योंकि पैसा आ रहा है फिर तो, है ना। लेकिन यहाँ तो पैसा जा रहा है और टैक्स भी जाना चाहता है, दोनों चीज तो हम जाने नहीं देंगे, तो फिर हम टैक्स को रोकेंगे। तो अब ये रोकने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला और इसके अंदर ना इसने ये 4 बातों को मैंडेट कर दिया, ठीक है। हमारा जो एमएफएन क्लॉज है ना बेसिकली ये कैसे सिलेक्ट हो जाता है, ये हमारे पास ना काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ है और मैंने इसे लिखा है, हाँ ये हमारे साथ ना देखो इन कंट्रीज़ के साथ है, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विस, स्वीडन, स्पेन, हंगरी, इन सब केसेस में हमारे पास ये एमएफएन क्लॉज है। तो ये सारे एक दूसरे के कंपैरिजंस करते होंगे क्या ना। तो एमएफएन क्लॉज बस यहीं तक है कि वो हमको उसको एक डायरेक्शन दे दिया कि भाई तुम वो रेट ले सकते हो। अब लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, सीबीडीटी का ये सर्कुलर। तो इसे सर्कुलर निकाला, इसने कहा देखो ऐसा है, द सेकेंड ट्रीटी, सेकेंड ट्रीटी कौन सी है, ये वाली, ये जो सेकेंड ट्रीटी हुई है 10% वाली, किसके साथ, थर्ड स्टेट के साथ, है ना। वो फ्रांस है, ये इंडिया है, ये कोई और कंट्री है, से इट भी यूएस है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो यूएस है ना, यूएस इज एंटर्ड इनटू आफ्टर द सिग्नेचर या एंट्री इनटू फोर्स, क्या उस केस में उसके साथ में बाद में एंट्री हुआ हूं ऑफ द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट। सो मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इंडिया और यूएस का, क्या ये कंडीशन टिक है? तो आंसर इज यस, तो टिक कर दो। अब ये सारी की सारी चारों कंडीशंस आपको साइमल्टेनियसली पूरी करनी है, एक से बात नहीं बनेगी। दूसरा, जो सेकेंड ट्रीटी है इज एंटर्ड इनटू बिटवीन इंडिया एंड अ स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी। तो वो कह रहा है जब आपने उसके साथ ये साइन की है ट्रीटी तो यूएस से ऑलरेडी ओईसीडी का मेंबर था क्या, चेक करो। अगर ये उस पॉइंट पे नहीं था फिर भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तीसरी चीज कहता है इंडिया लिमिट्स इट्स टैक्सिंग राइट्स इन सेकेंड ट्रीटी, सेकेंड ट्रीटी में इंडिया क्या अपने जो लिमिट्स हैं, टैक्सिंग राइट्स हैं, क्या उसको लिमिट कर रहा है। मींस जब वो इंडिया यूएस के साथ
आ रहा है ट्रीटी में, तो जहां उसे नॉर्मल 20% लेना चाहिए, क्या वहां 10% ले रहा है? क्या वो लिमिट कर रहा है अपने आप को इन रिलेशन टू रेट और स्कोप ऑफ टैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट आइटम्स ऑफ द इनकम, है ना? और जो फोर्थ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो किसी तरीके से ये उन्हें अपनी जान बचाएगी, बाकी को तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। फोर्थ में मैं अपना कंट्रोल लगा, उसने कहा अ सेपरेट नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाय इंडिया। क्या इंडिया ने एक सेपरेट नोटिफिकेशन इशू किया है इम्पोर्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ सेकेंड ट्रीटी इनटू ट्रीटी विद द फर्स्ट स्टेट? तो उसने क्या इसे नोटिफाई किया है कि जो बेनिफिट मैंने इस सेकेंड ट्रीटी में दिया है ये पास ऑन होगा फर्स्ट ट्रीटी को, जो कि रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 91 है? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, तो इवन आपने तीनों कंडीशन मेट की हो फिर भी हम आपको इसका बेनिफिट नहीं देंगे, है कि नहीं? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हो गया? यही हो गया ना। तो मान लो नोटिफिकेशन किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। मान लो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया ही नहीं, तो आप कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं। आपने ये फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो इसकी वजह से अब आप यहाँ पे जो बिल्कुल आप क्लोज आ गए थे 20% से 10% पे, क्या बिल्कुल क्लोज आए हुए वापस रह गए? यस। ठीक है, सो ये बेसिकली जो इशू आया, ये इशू ऐसे ही नहीं है, आपके मेरे दिमाग में आ गया ये बेसिकली केस था असेसिंग ऑफिसर वर्सेस नेस्ले का। ठीक है, सो यही फैक्ट्स थे इसके। सो यहाँ पे यही बोला था वेदर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर 91 इज मैंडेटरी। क्या अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सिर्फ 3 कंडीशन फुलफिल करने से क्या उसे 10% का बेनिफिट नहीं मिलेगा? द आंसर इज नो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमने क्या पढ़ा था पीछे कि जो हमारे कोर्ट्स होंगे वो हमारा डोमेस्टिक लॉ फॉलो करेंगे, है ना? हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे जो हमारे कोर्ट्स होंगे। सो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारी लॉ को फॉलो करते हुए बोल रहा है इशुएंस ऑफ सेपरेट नोटिफिकेशन अंडर 90 इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी टू गिव इफेक्ट टू अ टेक्स्ट ट्रीटी और अ प्रोटोकॉल दैट हैज अफेक्टेड दिस एंड दैट। क्लियर है? अब इसी को लेकर के ना स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखने में आपको लग रहा होगा मैंने जो अभी केस डिस्कस किया एज इट इज़ है, इसे पढ़ लेना। और ये आपका इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ये देखो क्लियर है? ये पूरा इसका आंसर होगा। ये करीब करीब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 नंबर के आंसर के लिए ये है। ठीक है, सो अब हमारे पास जो नाइन्थ हेल्प है, आउटसाइड हेल्प है, दैट इज ओईसीडी और यूएन मॉडल की कमेंट्रीज। सो आप इसकी कमेंट्री फॉलो करोगे या यूएन मॉडल की कमेंट्री फॉलो करोगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनकी कमेंट्रीज में डोमिनेशन किसका है, कौन डोमिनेट कर रहा है। तो देखो जो ओईसीडी मॉडल है ना, ये बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स ने बना रखा है। तो मतलब इसके अंदर जो लोग बैठे होंगे, जो लोग भी डिसीजंस ले रहे होंगे, कमेंट्रीज दे रहे होंगे, वो कौन लोग होंगे? डेवलप्ड कंट्रीज के मेंबर्स, है ना? जबकि यूएन मॉडल में हम बात करें तो यहाँ पे डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों का ही मिक्सचर हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ओईसीडी मॉडल, तो ये रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है, जबकि यूएन मॉडल की बात करें तो इसका फोकस सारा सोर्स बेस्ड रहता है कि जहाँ से भी सोर्स कर रहे हो उधर आपको टैक्स देना चाहिए, उसका पूरा फोर्स वहाँ रहता है। ठीक है, जो कमेंट्रीज होती है ना, वो बेसिकली जो ओईसीडी के डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स है ना, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, ये उसका रिफ्लेक्शन होता है। ये कमेंट्रीज उन मेंबर्स का रिफ्लेक्शन, डेवलप्ड कंट्री कैसे सोचती होगी किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो डेवलपिंग नेशन हो सकता है उसे डिफरेंट व्यू रखें, है ना? सो यूएन के केस में जो कमेंट्री है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का व्यू, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं। एक्सपर्ट का मतलब क्या हो गया? जो इसी मुद्दे पे ही गहन नॉलेज रखते हैं और अपडेटेड रहते हैं और सोचते हैं कि भाई इसको और कैसे बेटर इंप्रूव करना चाहिए। तो जो वो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, उनकी कमेंट्रीज होती हैं। तो बेसिकली आप इनमें से जो भी आपको है कमेंट्री अडॉप्ट करनी टू बेटर एनालाइज द सिचुएशन, आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजंस को लेकर के। तो एक बात को समझो यहाँ पे, डिफरेंट, ठीक है, इसमें भी आप हेल्प ले सकते हो फॉरेन कोर्ट डिसीजंस में। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो कंट्री ए है और कंट्री बी है ना, ये दोनों की दोनों कंट्रीज के जो लोकल लॉज हैं, तो जैसे हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ इनकी भी कोई सुप्रीम कोर्ट होती होगी, यस। सो कुछ भी इस तरीके का ट्रीटी का मैटर है तो इसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट की भी उसको लेके कोई जजमेंट होगी, हमारी भी होगी, है ना? तो बेसिकली इसमें एक डिसाइडेड केस है सीआईटी वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, उसी का एनालिसिस है। वो कहता है देखो आप जो फॉरेन कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस को भी चेक कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ की एनालिसिस में कहीं डाउटफुल हो और आपको नहीं लग रहा मेरे को इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये कैसे सोचते हैं यार, इन लोगों का तो सोच ही बिल्कुल अलग है, इनका मेथड कैलकुलेट करने का अलग है, ये नाम अलग अलग बुलाते हैं, तो वो कहता है कि कुछ नहीं करो, सिंपली जाओ उस कोर्ट के डिसीजंस देखो इन मैटर के ऊपर कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, कब इसे सेम कैटेगरी बोल रहे हैं, कब इसे थोड़ी सी डिफरेंट। जैसे कि अगर मैं रॉयल्टी की बात करूँ, ठीक है, सो मैंने देखा कि यूएस कोर्ट का डिसीजन था कोई रॉयल्टी को लेकर के कि कब हम इसे रॉयल्टी कंसीडर करेंगे। तो उसने कहा अब इंडिया जो है से इट भी इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स में तो उसे रॉयल्टी बता रही है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भाई, यूएस कह रहा है ये हमारे हिसाब से तो रॉयल्टी नहीं होती। तो वो कहता है इसके साथ सर खपाने की बजाय आप वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखो, रॉयल्टी को लेकर उनकी क्या थॉट है, वो किसको कहते हैं, एंड वो एक बेटर वेपन है टू डिस्कस विद यूएस कि भाई तुम्हारा ही सुप्रीम कोर्ट इसी को ही रॉयल्टी बोल रहा है।
और ये रॉयल्टी नेचर है क्या, ज़्यादा बेटर डिबेटेबल है, यस। सो ये सीआईटी वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट केस में सामने आया था कि आप उस कंट्री का जिसके साथ भी आपकी ट्रीटी है, उस कंट्री के ही अगर कोई डिसीजंस हैं ऑलरेडी उनसे, क्योंकि ये बाइंडिंग तो नहीं होंगे। अब मान लो कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, क्या ये यूएस के ऊपर बाइंडिंग होगा? नहीं। ऐसे यूएस वाला हमारे पे बाइंडिंग होगा क्या? नहीं, बाइंडिंग नहीं है, बट आई कैन यूज इट फॉर बाय बेनिफिट। वो तो बाइंडिंग है ना। अगर मैं यूएस को बोलूँ, अगर मैं वहां जाके बोलूँ कि नहीं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, वो दे कांट डिनाई, दे आर बाइंडिंग, है ना। ठीक है, सो उसने कहा आप ऐसे यूज कर सकते हो। एंड 11th वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एम्बुलेटरी वर्सेस स्टैटिक अप्रोच। अब दूसरी एक प्रॉब्लम आ जाती है, लास्ट अप्रोच है, ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है, वो कहता है जिस दिन मैंने ट्रीटी की, अभी तुमने मुझे बोल दिया कि तुम कमेंट्री देख लो, है ना, तुम फॉरेन कोर्ट के डिसीजंस देख लो, है ना, कितनी सारी चीज़ें बोल दी मुझे, तुम जो एडिशनल उसमें थे प्रोटोकॉल चेक कर लो। तो प्रोटोकॉल तो चलो उसी ट्रीटी से सब्जेक्टिव है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी मैं कमेंट्रीज देखने जाऊंगा या फॉरेन कोर्ट के डिसीजन देखने जाऊंगा, तो हमारे केस में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एक ही बात के ऊपर 2020 में कोई स्टैंड रख रही थी, 2022 में कोई और स्टैंड रख रही थी, 2026 में कोई और स्टैंड रख रही थी। क्या फॉलो किसको करना है? इनमें से फॉलो किसको करूं? ठीक है, सो ये है एम्बुलेटरी एंड स्टैटिक अप्रोच विच आस्क कि भाई मैंने जिस दिन ट्रीटी साइन की है उस डेट पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था या जो कमेंट्री का अप्रोच आया कि आपको इसको ऐसे डिफाइन करना है, उसे लूं, या जिस दिन मैं इसके अंदर एंटर करने जा रहा हूं, मैं इससे रिलेटेड कोई काम करने जा रहा हूं, मैं उस दिन उस टर्म का मतलब क्या है, उस टर्म का मतलब उस हिसाब से ड्राइव करूं। तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या है, आपको क्या बेस्ट लगता है? तो इन्होंने कहा कि देखो दो अप्रोचेज हैं, स्टैटिक जो मीनिंग है टर्म का एज इट स्टूड एट द टाइम ऑफ ट्रीटी वाज साइंड, और एम्बुलेटरी का मतलब क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ द टर्म एज इट स्टैंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी प्रोविजंस। जिस दिन आप ट्रीटी करने जा रहे हो आपको उस दिन करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी मॉडल कमेंट्रीज हैं इंक्लूडिंग जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है यूएस मॉडल टेक्स कन्वेंशन की, वो सबके सब किसको फेवर करते हैं? एम्बुलेटरी अप्रोच को। ठीक है, सो एम्बुलेटरी अप्रोच जो है विच वाज सेइंग कि जो मीनिंग है वो टर्म का कब लेना है, द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी प्रोविजंस। ठीक है, होपफुली विद दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एग्जैक्टली इस चैप्टर का क्या थीम है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंजप्शन है दैट इज़ फॉर इंटरप्रिटेशन। थोड़ा थ्योरेटिकल रहा है, थोड़ा सा स्पीड जो है आप इसे 1.5 से 2 की स्पीड करके थोड़ा स्पीड से देख लेना, लेकिन जो वो पोर्शन था राइट जो आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला है वो क्वेश्चन एक ज़रूर सॉल्व करना है इसमें से, और उस पोर्शन को आप थोड़े से बेटर तरीके से देख जाना। इन केस डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज चलती हूँ, कल फिर आप लोगों से मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।